भारत सरकार ने इनिशिएटिव लेना चाहिए और पूरे विश्व की मानवतावादी शक्तियों को पाकिस्तान की इन आतंकवादी प्रवृत्तियों के खिलाफ एकजुट करना चाहिए। भारत को कठोर शब्दों में कहना होगा कि जब तक पाकिस्तान अपने यहाँ के सारे आतंकी ठिकाने समाप्त नहीं कर देता और भारत में आतंकवादी कार्रवाई बंद नहीं करता, तब तक उनसे कोई बातचीत नहीं होगी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं अमन बराबरी के साथ और मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी। अभी अभी जो वीडियोस आपने मुलाहिजा की, उन्हें देखकर ये अंदाजा बखूबी लगाया जा सकता है कि हमारे पड़ोसी मुल्क भारत को, जिसके साथ तिजारत हमारे वुज़रा की अव्वलीन और शायद आखिरी तरजीह है, अमन की किस कदर हाजत है। 26/11 की घटना के समय आप इंचार्ज होते तो क्या कर सकते थे? पहली बात है, जो मैंने गुजरात में किया वो करके दिखाता। मुझे देर नहीं लगती, मैं आज भी कहता हूं, पाकिस्तान को उसकी भाषा में जवाब देना चाहिए। पाकिस्तान हमको मार के चला गया, पाकिस्तान ने हम पर हमला बोल दिया मुंबई में, और हमारे मंत्री जी अमेरिका गए और रोने लगे, ओबामा ओबामा ये हमको मार के चला गया, बचाओ बचाओ। ये कोई तरीका होता है क्या? पड़ोसी मार के चला जाओ और अमेरिका जाते हो? अरे पाकिस्तान जाओ ना। भारत से यकतरफा दोस्ती का बेसुरा राग अलापने और उसके लिए हर हद से गुजर जाने वाले नाम निहाद दानिश्वरों और मीडिया ग्रुप्स के प्रोपेगंडे के बावजूद भारतीय सियासतदानों के अज़ाइम और वहां के मीडिया की खुशफहमियां कुछ और ही जाहिर करती हैं। दिन गिनने लगा है दाऊद। अंडरवर्ल्ड में मची है खलबली। मोदी का ये इंटरव्यू जिसने दाऊद के दिल में पैदा कर दी है दहशत। आपको क्या लगता है, ये क्यों दाऊद इब्राहिम को नहीं ला सकते? पहली बात है कि ये सारे काम अखबार के माध्यम से होते हैं क्या? ये चीजें अखबार में करने की है क्या? ओसामा बिन लादेन की तरह दाऊद को घेरेंगे मोदी। बिन लादेन के साथ अमेरिका ने प्रेस नोट लेकर के काम किया क्या? क्या कर रहे हैं लोग? मिनिमम मैच्योरिटी नहीं है। नाजरीन, ये मज़ाहिया वीडियो आपने मुलाहिजा की। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मुल्क के मारूफ दिफाई तज्जिया का जनाब जैद हामिद साहब। आइए इन वीडियोस के हवाले से इनसे तबादला ख्याल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जैद हामिद साहब। जी वालेकुम सलाम। सर, कैसे मिजाज हैं? अल्लाह का फजल है। सर, आपने भारतीय मीडिया की ये मज़ाक़खेज़ बातें तो खुद मुलाहिजा की, अब मुझे ये बताइए, मुझे ये वीडियोस देख करके एक आम आदमी को ऐसा लगता है कि दाऊद इब्राहिम कोई बच्चा है और नरेंद्र मोदी कोई टार्जन। तो क्या वाकई ये सूरत-ए-हाल ऐसी ही है जैसे कि प्रिटेंड की जा रही है? और दूसरी बात, ये 2 मई वाली जो गलती है, क्या इंडिया वाकई इसको कमिट कर सकता है? हमारी फोर्सेज उस पर चुप साधे रहेंगी? और तीसरी इंतहाई अहम तरीन बात ये कि इससे पहले कि आप इस पर तबसरा करें, मैं आपको सुनवाता हूं चौधरी निसार अली खान साहब ने इस बात का क्या जवाब दिया था। This information coming in from Pakistan, where several people in the establishment are criticizing Narendra Modi for his comments on underworld don Dawood Ibrahim. They are calling it provocative. Pakistan has claimed that if the BJP leader becomes India's prime minister, he would destabilize regional peace. In a statement, Pakistani Interior Minister Chaudhry Nisar Ali Khan has said that first Narendra Modi should decide where Dawood Ibrahim is living before making such a comment. सर, पता ठिकाना मालूम नहीं, दाऊद इब्राहिम को पकड़ के ले जाएंगे, पाकिस्तानी फोर्सेस हाथ पे हाथ रखे रहेंगी, क्या मामला है? देखिए, यही हम अर्ज कर रहे हैं कि ये बनिया जो है, ये अब इसका दिमागी तवाज़ुन बिगड़ गया है। नरेंद्र मोदी एक दरिंदे का नाम है, ये इंसान नहीं है, और ताकत के नशे में इस वक्त ये अपने आप को, जैसे आपने कहा है कि ये एक सुपरमैन और टार्जन बनाने की कोशिश कर रहा है। हकीकत ये है कि पिछले 22 साल से पूरी इंडियन स्टैब्लिशमेंट दाऊद इब्राहिम को तलाश कर रही है और ये उनके मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल है। और दाऊद इब्राहिम का ये हाल है कि जब वो अपनी बेटी की शादी करता है दुबई में, आपको याद होगा जावेद मियादाद के साथ उसका रिश्ता है, जब उसने अपनी बेटी की शादी की तो इनविटेशन कार्ड उसने पूरी इंडियन स्टैब्लिशमेंट को भेजे, बॉलीवुड को भेजे, इंडिया के अंदर हर बिजनेसमैन को भेजे, और किसी की जरूरत नहीं थी कि उस इनविटेशन को रिफ्यूज कर सकता। इतनी दहशत है दाऊद इब्राहिम की इंडियन स्टैब्लिशमेंट पे, इंडियन मीडिया पे। और ये उसको पकड़ के ले जाएंगे, और ये उसको पकड़ कर ले जाने की। अच्छा, पहले इनको ये कैसे पता चला कि वो पाकिस्तान में है मौजूद? मैं यही अर्ज कर रहा हूं कि दाऊद इब्राहिम पूरे मिडल ईस्ट में है, कई दफा खुफिया तौर पर वो इंडिया जा चुका है, पूरे इंडिया में काम कर रहा है, उसका नेटवर्क वही काम कर रहा है, उसकी सारी अंडरवर्ल्ड, सारा बॉम्बे का
अंडरग्राउंड नेटवर्क जो है, जो उनके डॉन्स हैं, वो सारे दाऊद इब्राहिम को ट्रिब्यूट पेश करते हैं और यही मर्ज कर रहे हैं कि उसकी स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा है इंडियन एस्टैब्लिशमेंट में कि इनकी जुर्रत नहीं है कि उसके खिलाफ कोई कार्रवाई कर सकें। जैसे हमने कहा कि जब उसने अपनी बेटी की शादी की तो आप शादी की वीडियो देख लीजिए, आधा इंडिया मौजूद था वहां पे और एवरीबडी हु मैटर्स इन इंडिया वो उसकी शादी में मौजूद था। अब ये किसको पकड़ेंगे? जब इतना बड़ा वांटेड आदमी था तो ये सारे उसकी बच्ची की शादी में क्यों चले गए? पाकिस्तान में उसामा बिन लादेन तर्ज का ऑपरेशन करना किसी दीवाने की हसरत नहीं, बल्कि भारतीय वजारत उज़्मा के उम्मीदवार नरेंद्र सिंह मोदी की ख्वाहिश है। ये वो मौसूफ हैं जिनके दामन पर नेक नामी का कोई दाग ढूंढने से भी नहीं मिलता और जिनकी शोहरत चार आलम में एक सियासी रहनुमा से ज्यादा एक टारगेट किलर की सी है। नरेंद्र मोदी बुनियाद परस्त हिंदू जमात भारतीय जनता पार्टी का हिमायत याफ्ता उम्मीदवार बराए वजारत उज़्मा। नरेंद्र मोदी भारतीय सियासत का वो अनमोल नगीना है जिसका दामन गुजरात और अहमदाबाद के हजारों मासूम मुसलमानों के खून से रंगीन है। मोदी की सियासत हिंदू कौम परस्ती का एक ऐसा मुंह बोलता नमूना है जिसका सरसरी जायजा भी ये बात बखूबी अयां कर डालता है कि मौसूफ के नजदीक हिंदुस्तान एक ऐसी मुकद्दस जगह है जहां अक़लियतों खुसूसन मुस्लिम बाशिंदों का वजूद सरीहन नाकाबिले बर्दाश्त है। सानह गुजरात की खुसूसी कवरेज करने वाले गैर मुतनाज़े बैनुल अक़वामी अखबारात और जराइद इस बात पर मुत्तफ़िक़ दिखाई देते हैं कि मोदी ने अपने हिंदू बुनियाद परस्ताना जज्बात की तस्कीन के लिए गुजरात और अहमदाबाद में अपनी जमात के हजारों मुसल्लह गुंडों के जरिए यहाँ मुकीम मुसलमानों के कत्लेआम का एहतमाम किया था। बहैसियत वज़ीर आला तवील तरीन मुद्दत के लिए हुक्मरानी का एजाज हासिल करने वाले नरेंद्र मोदी का इक़्तिदार कल भी हजारों बेगुनाहों की लाश पर खड़ा था और आज भी उसके दामन पर मौजूद खून के धब्बे किसी तौर छुपाए नहीं जा सकते। अब देखना यह है कि वजीर आजम बनकर नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान में क्या कयामत ढाएंगे। जी जैसा साहब, ये पैकेज आपने मुलाहिजा किया, ये फरमाइएगा कि इस दागदार माजी के बावजूद वजारत उज़्मा का हुसूल नरेंद्र मोदी के लिए कितना आसान या मुश्किल दिखाई देता है? देखिए, बात यह है कि इस वक्त तारीख में पहली दफा यह हो रहा है कि पूरी इंडियन एस्टैब्लिशमेंट, उनकी रॉ, उनकी इंटेलिजेंस एजेंसीज, उनका मीडिया, वो सब के सब नरेंद्र मोदी को पावर में लाने के लिए सरतोड़ कोशिश कर रहे हैं। कोई 20 लाख से ज्यादा आरएसएस के दहशतगर्द, और आरएसएस को अगर आपने समझना है तो आप समझिए कि ये इंडिया की फैशिस्ट पार्टी है। ये इतने दहशतगर्द हैं कि महात्मा गांधी को, जिसको हिंदू महात्मा कहते थे, अपना खुदा कहते थे, उसको कत्ल करने वाले नरेंद्र मोदी के जमात के लोग थे। ये इतने दहशतगर्द हैं। तो जब सोचिए कि जब ये महात्मा गांधी को कत्ल कर सकते हैं तो फिर मुसलमानों या अकलियतों या ईसाइयों के मामले में इनका रवैया क्या होगा। और वो मुजाहरा आपने गुजरात में देखा कि जब ये 2000 इंसानों को जिंदा जलाकर, औरतों को बेहुरमत करके उसके ऊपर ये रक्स करते थे, और ये इनका एक अखंड भारत का जो एजेंडा है, इनका एक और बदबख्त मौलवी इन्होंने पाला हुआ, इनका अपना बाबा रामदेव उसका नाम है, एक हिंदू है, जो खुलकर अब कह रहा है कि अब नरेंद्र मोदी के आने के बाद अखंड भारत, यानी काबुल से लेकर थाईलैंड तक हम एक बहुत बड़ा अखंड भारत बनाने के काबिल हो जाएंगे। और अभी आसाम में जब हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं तो आसाम में कई हजार मुसलमान ज़िबा किए जा चुके हैं। और उस वक्त हो रहा है ये कि जब नरेंद्र मोदी ने ताकत हासिल भी नहीं की। उससे पहले मुजफ्फरनगर में चंद माह पहले सैकड़ों मुसलमानों को उसी तरह जिंदा जलाया गया जैसे गुजरात में जलाया गया था। तो अब इस वक्त पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान दहशत में हैं। एक हिटलर ताकत में आ रहा है, एक दरिंदा ताकत में आ रहा है, और पूरी इंडियन एस्टैब्लिशमेंट उसको ला रही है। अमिताभ बच्चन का नाम बॉलीवुड में कोई छुपा हुआ नहीं है। इसका जो पब्लिक रिलेशन मैनेजर है नरेंद्र मोदी का, वो अमिताभ बच्चन है। और जिस तरह रविशंकर, जो पाकिस्तान के अंदर भी एक हिंदू योगा क्लासेस करवाने के लिए आया हुआ है और पूरे पाकिस्तान की एलीट क्लास को ये अपना मुरीद बना रहा है, रविशंकर भी राइट हैंड मैन है नरेंद्र मोदी का। तो ये सॉफ्ट पावर के जरिए, मीडिया के जरिए, योगा के जरिए पहले ही पाकिस्तान की रियासत में अपनी जड़ें मजबूत कर रहा है। ज़ैद आमिर साहब, इंडिया और भारत माता को नजराना अकीदत मजीद पेश करेंगे इंशाअल्लाह ताला, लेकिन एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद। नाजरीन, यहाँ वक्त हुआ है प्रोग्राम में एक मुख्तसर से वक्फे का। वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं।
नाजरीन, इससे पहले कि हम नरेंद्र मोदी के सियासी मुस्तकबिल पर बात करें, पहले ये जान लेना निहायत ज़रूरी है कि आखिर गुजरात के जिन मुस्लिम कुछ फसादात का इल्ज़ाम इन हजरत के सर है, उसमें मासूम बच्चों और बेबस मुसलमान औरतों पर क्या क़यामत ढाई गई। और मेरा नाम एजाज और मेरी बहन है। अब जो चमनपुरा में जलाया था ना, अब यहाँ आके बस आपको मारा था ना। आपने देखा था? हाँ। क्या देखा था? मारा था, उन लोग को तलवार से मारा था, मेरे दादा को मारा था, मेरी दादी को मारा था। और है ना, मेरे दादा को बचाने गए ना, तो मेरे पापा की जो कर दी सबको काटा था। औरत लोग को नंगा नंगा कर के काटा था आपके सामने? हाँ, और मेरी दादी को नंगा करके काटा। उसने पेट्रोल केरोसिन डाल के उस लोगों ने जला दिया हमारे आदमी को। फिर हम छोटे छोटे बच्चों को लेकर भागी, वहाँ से भागी और नदी में उतरते हमको पकड़ लिया। मुझे पकड़ लिया और सब मेरी जेठानी चले गए। हम छुट्टे छुट्टे पड़ गए, तो वहाँ से मेरे कपड़े उसने निकाल लिए थे, कपड़े निकाल लिए थे और मैं फिर बेहोश हो गई। मेरी आँख खुली तो मेरा फैजान मेरा सिर पे बैठा था और ऊपर पे जब्बा मेरे सिर पे पड़ा था। फिर मैं पहले से मेरे फैजान को लेके भागी। जितने 100, 200, 300 कितने इंसान पे सबको घेर दिए। घेर के तुरंत पेट्रोल केरोसिन ये सब फेंकने लगे, उसमें सब जलने लगे। अब हाथ तो पकड़े जाएंगे, सब जलने लगे। फिर मैंने ये छोकरा जला था, इसको मैंने बुझा के इसको दीवार के पीछे फेंक दिया। वहाँ पे एक दीवार की कोर थी, उसके पीछे इसको फेंक दिया। फिर एक बच्चा मेरा मेरे नंदन के हाथ में था, उसको मैं बचाने के लिए गई तो सारे जलेले इंसान मेरे ऊपर गिर गए। तो ये हाथ में, ये पाँव में, सब में आ गया। जैसे कि मैं तो सबके अंदर दब गई थी, नीचे पड़ी थी सब, और काफी लोग मेरे ऊपर पड़े थे, और जो ऊपर थे वो काफी जल गए और खत्म हो गए। गरम गरम ऐसी आग जैसी लग रही थी। मेरे को ऐसा लगता था कि शायद मैं ज्यादा जलूंगी नहीं तो शायद ये अंदर घबराहट से ही मर जाऊंगी। ऐसे तो हमारे घर में 6 इंसान मरे हुए हैं। एक तो मेरी फप्पू है, नंदोई है, और मेरी ननंद है, और मेरे 2 लड़के हैं, मेरे नंदोई। 6 इंसान के मरण है हमारे घर में, और 4 इंसान घायल। जैसे एक मैं खुद घायल हूँ, ये है मेरी एक जेठानी है जरीना बानू, उनका भी हाथ कटा हुआ है, सर में तलवार मारी। ज़ैद आमिर साहब, ये रूह फरसा वीडियोस आपने मुलाहिजा की, ये एक बैंड डॉक्यूमेंट्री है इंडिया में जो गुजरात फसादात का अहाता करती है कि वहाँ क्या क्या सानिहा रूनमा हुआ। ये उससे हमने कुछ चीज़ें मसार ली हैं। अब ज़रा ये फरमाइएगा कि भारतीय वज़ीर कानून के उस अहमकाना बयान पे आप क्या कहेंगे कपिल सिब्बल साहब के, जिसमें वो फरमाते हैं कि नरेंद्र मोदी 2005 में 4 मुसलमानों के मावराए अदालत बहिमाना कत्ल के जिम्मेदार हैं, इसलिए उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। 4 मुसलमानों की बात कर रहे हैं, यहाँ 4,000, 400, 4,500 कितने मुसलमानों का जो है वो कलाकमा कर दिया इस शख्स ने। सर जी, यही बात है। नरेंद्र मोदी बड़े फखर के साथ ये बदबख्त दरिंदा जो है अपने जराइम को ओन करता है, बड़े फखर से प्रेजेंट करता है। एक इंटरव्यू में इससे पूछा गया कि अगर मुंबई का हमला उस वक्त होता जब अगर तुम वजीर आजम होते और उस वक्त मुंबई का हमला होता तो तुम क्या करते, तो इसने बड़े तकब्बुर से जवाब दिया कि मैं वही करता जो मैंने गुजरात में किया था। बात यह कि इसको कोई ये ढकी छुपी बात नहीं है, इसको कोई शर्मिंदगी नहीं है, ये बात पब्लिकली अनाउंस कर चुका है। आज भी गुजरात में ये बहुत कम लोगों को ये बात मालूम है कि बाकायदा हिंदू और मुसलमान मोहल्लों के दरमियान हिंदुओं ने दीवारें खड़ी कर दी हैं। जिस तरह इसराइल में अपार्थाइड की दीवारें बनाई गई हैं, कालों को और गोरों को अलग किया जाता था साउथ अफ्रीका में, उस तरह की दीवारें खड़ी की गई हैं। जिस तरह सेक्टेरियन बेलफास्ट में, नॉर्दर्न आयरलैंड में कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट्स के दरमियान दीवारें खड़ी की हुई है शहरों के दरमियान, इसी तरह ये हिंदू और मुसलमानों के दरमियान फिजिकली दीवार खड़ी की है। और इनका प्लान ये है कि नरेंद्र मोदी के आने के बाद मुसलमान कम्युनिटीज को उसी तरह खत्म कर दिया जाएगा जैसे इन्होंने गुजरात में किया था। मैंने कहा कि जब हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं तो आप आसाम में देख लें,
3000 سے زائد جتنے گجرات میں مسلمان ذبح کیے گئے تھے اتنے آسام میں مار دیے گئے ہیں پچھلے 2 دنوں میں. وہاں کرفیو ظاہراً کرفیو لگا دیا گیا لیکن نیچے گنڈوں کو اجازت ہے کہ مسلمانوں کو ذبح کرتے پھرے. ہمیں ہندوستان کے مسلمانوں کی بہت فکر ہے اس وقت. اللہ ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت کرے. ایک بہت بڑا ہلاکو بہت بڑا درندہ ان کے اوپر مسلط ہونے جا رہا ہے. ناظرین، یہ تو آپ جان چکے کہ بھارتی وزارت عظمیٰ کا یہ نیک نام امیدوار کس حد تک انسان دوست واقع ہوا ہے، لیکن آپ یہ نہیں جانتے کہ یہ موصوف بحیثیت وزیر اعلیٰ اپنے مسند اقتدار کے عین قلب میں رونما ہونے والے فسادات پر کیا رائے رکھتے ہیں. گجرات میں ہوئے دنگے اور 1000 سے زیادہ لوگوں کی موت کا مودی کو دکھ ہے لیکن اپرادھ بودھ نہیں. مودی نے یہ بیان دیا ہے برٹش لیکھک اینڈی مرینو کی کتاب میں مودی اے پولیٹیکل بایوگرافی. 2002 کے گجرات دنگوں پر مودی نے کہا جو ہوا اس کے لیے میں دکھی ہوں لیکن کسی طرح کا اپرادھ بودھ نہیں. Modi is saying that, in legal terms, he is not guilty. These riots occurred very early on in his administration, took him by surprise. جی زید احمد صاحب، یہ ویڈیو آپ نے ملاحظہ کی. موصوف فرماتے ہیں کہ لیگلی میں ان سب چیزوں کے لیے ذمہ دار نہیں ہوں، مجھے افسوس تو ہے تاہم معذرت خواہ میں نہیں ہوں. تو ان مگرمچھ کے آنسوؤں پر آپ کیا کہیں گے؟ میں نے عرض کیا نا آپ کو کہ یہ شخص ایک آئیڈیالوجیکل نظریاتی درندہ ہے. ان کی RSS ایک فاشسٹ آئیڈیالوجی ہے اور پہلی مرتبہ یہ اس ایجنڈے کے ساتھ آ رہے ہیں. پچھلے 70 سال سے جب سے RSS بنی ہے یہ پہلی مرتبہ اتنی طاقت کے ساتھ آ رہے ہیں کہ جب ان کے پاس پوری انڈین آرم فورسز اور انڈیا کے ایٹمی میزائل اور ایٹمی ہتھیار بھی ان کے پاس ہوں گے اور یہ اس موقع کو ضائع نہیں کریں گے. انہوں نے یہ بات بالکل طے کی ہوئی ہے. ان کو نہیں معلوم کہ اگلا الیکشن اگر ہوتا ہے تو اس میں جیتیں گے یا نہیں جیتیں گے، لیکن یہ بات بالکل طے ہے کہ اگلے آنے والے چند ماہ کے دوران یا چند سالوں کے دوران یہ پاکستان کے ساتھ ایک فیصلہ کن جنگ ضرور کرنا چاہیں گے. یہ ایک بہت بڑا خطرہ ایک آندھی اور ایک سرخ آندھی ہے جو پاکستان کے اوپر اٹھ رہی ہے اور ہمارے پاکستان کے جو داخلی مسائل ہیں لوگ اس میں جو الجھے ہوئے ہیں ان کو یہ نظر نہیں آ رہا کہ کتنا بڑا فتنہ مشرق سے اٹھ رہا ہے. اس وقت پاکستان کو اپنے مشرق کی طرف بڑی سنجیدگی سے توجہ دینی چاہیے. اس کو مذاق نہیں لے سکتے. اب زید احمد صاحب، یہاں ہمیں اپنی گفتگو کو عارضی طور پر موقوف کرنا پڑے گا. ناظرین، یہاں وقت ہوا ایک مختصر سے وقفے کا. وقفے کے بعد اپنی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. ناظرین، کسی ریاست کی اہمیت کا اصل اندازہ شاید اس وقت ہوتا ہے جب اس کے وجود سے منکر اور اس کی طاقت سے ہراساں بدترین مخالف اپنی زبان سے دشمن ریاست کا تذکرہ کرے. اور اگر یہ درست ہے تو اس اعتبار سے ریاست پاکستان یقیناً دنیا کے نقشے پر موجود ایک اہم ترین مملکت کا درجہ حاصل کر چکی. جبھی تو انتخابات کے بخار میں مبتلا بھارتی سیاستدان بھی پاکستان فوبیا کا علاج کرنے سے یکسر قاصر دکھائی دیتے ہیں. اچھا سر، زید احمد صاحب یہ فرمائیے گا کہ اس وقت انڈیا میں الیکشن کی گہما گہمی ہے. ہر آدمی الیکشن میں پبلک کو موہ لینے کے لیے، ان کے ووٹ کے حصول کے لیے کچھ نہ کچھ باتیں کر رہا ہے، لیکن تمام چیزوں میں ایک بات کامن نظر آ رہی ہے کہ پاکستان مخالف تقاریر جو ہیں وہ برابری کے ساتھ، تواتر کے ساتھ کی جا رہی ہیں. تو آپ کے خیال میں یہ پاکستان کی اہمیت کا بیان ثبوت نہیں ہے کہ جو پاکستان مخالف تقاریر کر کے وہ عوام کی سمپتی گین کرنا چاہ رہے ہیں، ان کے کندھوں پہ چڑھ کے اقتدار کی راہداری میں داخل ہونا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیں، یہ بہت بڑی ایک دلیل ہے اس بات کی کہ دو قومی نظریہ آج بھی زندہ ہے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارے بزرگ فاؤنڈنگ فادرز جنہوں نے پاکستان بنایا تھا وہ صاحب نظر، صاحب فراست، نگاہ بلند، سخن دل نواز اور جاں پرسوز وجود تھے. اقبال اور قائد نے، سردار عبدالرب بیشتر نے، شبیر احمد عثمانی نے، پیر جماعت علی شاہ صاحب نے، ان بزرگوں نے جب پاکستان کی تحریک چلائی تو اسی بات کو سمجھ کر چلائی تھی کہ ہندو اس نے دل میں 1000 سال کی غلامی کو بھلا نہیں سکا ہے اور پاکستان کا بننا ان کی اتنی بڑی شکست تھی، اتنی بڑی رسوائی تھی کہ جس کو یہ مزید برداشت کرنا نہیں چاہتے. اور اب ان کو جو موقع مل رہا ہے، جیسے کہا پورے ہندوستان اس میں پاکستان کو توڑنے میں کانگریس کا کردار ہے. جب اندرا گاندھی نے ایسٹ پاکستان توڑا تو اس وقت اندرا گاندھی نے تقریر کی تھی کہ ہم نے دو قومی نظریہ بے آف بنگال میں ڈبو دیا. بات یہ ہے کہ مسلمانوں کی نفرت میں بی جے پی اور کانگریس کی گاندھی میں کوئی فرق نہیں ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ کانگریس ذرا ڈپلومیٹک چلتی ہے اور بی جے پی چھرے نکال کر RSS کے غڈوں کے ساتھ مسلمانوں کو زندہ جلانے کا کام کرتی ہے. مسلمان دشمنی میں کوئی فرق نہیں دونوں.
नाजरीन, एक तरफ इंतहा पसंदी और मजहबी जुनूनियत की आग में जलते भारत का वो चेहरा है जो नरेंद्र मोदी की शक्ल में हमारे सामने है, और दूसरा चेहरा वो है जो एक नौ आमूज मगर मोतदिल मिजाज सियासी रहनुमा की शक्ल में हिंदुस्तानियों को नसीब हुआ, और वो चेहरा है आम आदमी पार्टी के सरबराह अरविंद केजरीवाल का। एक ऐसा आम आदमी जो 2012 तक सरकारी मुलाजिम था, लेकिन फिर सरकारी मुलाजमत से इस्तीफा देकर सियासत में आया और महज एक बरस बाद यानी 2014 में दिल्ली की खातून वजीर आला शीला दीक्षित को इबरतनाक सियासी शिकस्त देकर खुद दिल्ली का 7वां वजीर आला बन बैठा। ज़ैद हामिद साहब, ये फरमाइएगा कि आम आदमी पार्टी का ज़हूर भी इंडिया जैसे मुआशरे में हुआ है, एक ऐसे मुआशरे में जो नस्ली तासुबात से पूरा है, जो कदामत पसंदी का शिकार है, जहां नस्ली सियासत को बड़ा जोर है। आपके ख्याल में आम आदमी पार्टी या अरविंद केजरीवाल कोई मोजा कर सकते हैं यहाँ पे? वेरी अनलाइकली, बिकॉज उनकी कोई पेनिट्रेशन इंडियन मीडिया में नहीं है, इंडियन आर्म फोर्सेज में नहीं है, इंडियन मिलिट्री इंटेलिजेंस या रॉ में नहीं है। आपने देखा है कि पिछले दिनों जितने दहशतगर्दी के वाकयात हुए, जो दहशतगर्द पकड़े गए, पता लगा कि चाहे समझौता एक्सप्रेस वाला वाकया भी, उस सब दहशतगर्दी के वाकयात में इंडियन मिलिट्री इंटेलिजेंस के अफसर इन्वॉल्व थे, आरएसएस और नरेंद्र मोदी और बीजेपी के साथ मिले हुए थे। तो ये जो आम आदमी पार्टी है, ये बिल्कुल ही आम आदमी है। इनके पास अभी कोई इच्छा नहीं कि उन्होंने जोश में, एक्साइटमेंट में कुछ एक वोट शोट तो ले लिए थे, लेकिन पूरे इंडिया की नुमाइंदगी और हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट पे कब्जा करना और मीडिया पे और इंडिया की रॉ, ये मुश्किल है। पार्टी के मंजर आम पे आने से कम एक चीज और भी हुई है, जो मुझे लगता है, गालिबन अगर मैं गलत नहीं हूं प्लीज मेरी तस्दीक कीजिएगा, कि कम से कम बीजेपी, आरएसएस या इस तरह की दीगर जो इंतहा पसंद तंजीमें, उनकी मौजूदगी में अगर एक ऐसा सॉफ्ट इमेज इंडिया का इस सियासी जमात की सूरत में आ रहा है, तो आवाम के पास आपके ख्याल में एक चांस नहीं है? देखिए, बात है, इसमें कोई शुबा नहीं है। जिस तरह देखिए, पाकिस्तान के मुसलमान आपस में, हम जितने भी कमजोर मुसलमान हो, लेकिन हमें कोई टीटीपी वाला वर्जन जो है, टीटीपी की दहशतगर्दी और खुखारी और खुरेजी, कोई मुसलमान पाकिस्तान का कबूल तो नहीं कर सकता। इंडिया में बहुत सारे हिंदू हैं, मुसलमानों की दुश्मनी में भी हैं, कुछ सेकुलर भी हैं, कुछ अच्छे भी हैं उसमें, लेकिन बीजेपी का जो तस्वुर है, जो आरएसएस का तस्वुर है, जो नरेंद्र मोदी का तस्वुर है इंसानों को जिंदा जलाने वाला, ये हर इंसान कबूल नहीं कर सकता। लेकिन आप नोट करेंगे कि जब आपने नरेंद्र मोदी का इंटरव्यू आपने चलाया था, जिसमें उसने ये बात कही कि मैं वही करता जो मैंने गुजरात में किया था, तो वहां बैठे हुए तमाम लोगों ने तालियां बजानी शुरू कर दी थी। किसी ने इसको कंडेम नहीं किया था, लोगों ने खुशियां मनाई थी कि हाँ, मुसलमानों के साथ यही करना चाहिए। तो बात यह है कि बहुत पावरफुल स्टैब्लिशमेंट नरेंद्र मोदी के साथ खड़ी है, और आम आदमी पार्टी चंद एक इलेक्शन में हिस्सा लेने, वोट शोट लेने के बावजूद भी इंडियन पॉलिसीज को, मीडिया को, उनकी रॉ को, मुसल्लह अफवाज को, स्टैब्लिशमेंट को कंट्रोल नहीं करती। वो नरेंद्र मोदी के साथ खड़े हैं इस वक्त। ज़ैद हामिद साहब, यहाँ हमें अपनी गुफ्तगू को आर्जी तौर पर मौकूफ करना पड़ेगा। नाजरीन, यहाँ वक्त हुआ एक मुख्तसर सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। नाजरीन, भारत के सियासी मंजरनामे पर सजे इस मैदान कारजार में कौन फतहगर बनकर उभरेगा और शिकस्त किसका मुकद्दर होगी, इसका फैसला तो आने वाला वक्त ही करेगा। ताहम रूए जमीन की वाहिद नजरियाती इस्लामी रियासत होने के सबब भारतीय इंतखाबात के हवाले से तफक्कुर यकीनन न सिर्फ हमारी कौमी सलामती के हवाले से निहायत अहमियत का हामिल है, बल्कि इन इंतखाबात में 25 करोड़ से जायद हिंदुस्तानी मुसलमानों के मुस्तकबिल का फैसला भी होने जा रहा है। अच्छा ज़ैद हामिद साहब, ये फरमाइएगा कि हिंदुस्तानी सियासतदानों को 65 साल से जायद का अरसा बीत चुका है नफरत की फसल भारतीय अवाम के दिलों में बोते हुए, उसके बावजूद आपके ख्याल में, क्योंकि यहाँ कुछ लोग इस नुक्ता नज़र के हामी हैं कि गालिबन हम ज़्यादा ही इंडिया के हवाले से हॉस्टाइल ज़हनियत के हामिल हो चुके हैं, या हमें सिर्फ वतन दोस्ती में इतना आगे नहीं जाना चाहिए कि हम इंडिया दुश्मनी में कदम रख दें, आपके ख्याल में इन सब बातों के हवाले से जो पाकिस्तानी अवाम का तफक्कुर है भारतीय मुसलमानों के मुस्तकबिल के हवाले से और खुद पाकिस्तान की रियासत के इस्तेहकाम के हवाले से, जो भारतीय रियासत पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए हरकतें करती रहती है, क्या आपके ख्याल में पाकिस्तानी अवाम का तफक्कुर जायज है या हम वैसे ही खामख्याली मुब्तला हैं? देखिए, बदनसीबी की बात यह है कि पाकिस्तान की कोई सियासी जमात इंडिया को खतरा नहीं समझती। ये बहुत बड़ी बदनसीबी की बात है। और आपने देखा कि पाकिस्तान के होने वाले पिछले इलेक्शन में भी इंडिया हमारा सब्जेक्ट ही नहीं था, बल्कि बातें ये की जा रही थी कि इंडिया के साथ हम ट्रेड करेंगे, बिजली लेकर आएंगे, ताल्लुकात को बेहतर करेंगे। जितनी पाकिस्तान क्यूएम हो या अवामी नेशनल पार्टी हो या पीएमएलएन हो या पीपल्स पार्टी हो, आप जिस
मर्दी सियासी जमात का नाम लें, ये तो इंडिया के नीचे लगे हुए हैं जाके, ये तो सारे लिटरली इंडिया के एसेट्स और एजेंट्स के तौर पर पाकिस्तान में काम कर रहे हैं। जो पाकिस्तान का बेदार तबका है, जो हमारे पेट्रियट्स हैं, हमारे नौजवान हैं, हमारा पेट्रियोटिक मीडिया है, वो कुछ आवाजें उठाने की कोशिश करता है, लेकिन पाकिस्तान का मजमूई तौर पर पाकिस्तान का पूरा मीडिया, पाकिस्तान की सियासी जमातें, हमारे दानिश्वर, ये गुलाम हैं हिंदू ज़हनियत के, और आज भी चैलेंज करते हैं कि पाकिस्तान क्यों बना, टू नेशन थ्योरी गलत थी। इस किस्म के सवालात हमेशा हमारे मीडिया में उठाए जाते हैं, हमारे नौजवान नस्ल को कंफ्यूज किया जाता है, और आप खुद देख लीजिए कि इंडिया के अंदर पाकिस्तान दुश्मनी पर इलेक्शन जीते जाते हैं, वहां पाकिस्तान एक बहुत बड़ा इशू है। इसी बात से आपको मालूम हो जाना चाहिए कि इंडिया की पेनिट्रेशन कितनी हो चुकी है हमारी मीडिया में, हमारी सहाफत में, हमारी सियासत में, हमारे कानून में, और बदनसीबी से ये कहना पड़ता है कि हमारी नौजवान नस्ल को भी करप्ट करने और खराब करने में उनके मीडिया का किरदार है, लेकिन पाकिस्तानी रियासत इसको रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठा रही। सर, आपने पाकिस्तानी रियासत को मुरीद इल्जाम ठहराया। मैं आपसे ये पूछने की जिसारत कर सकता हूं, अभी आपने थोड़ी देर पहले एक नाम लिया था बिग बी, अमिताभ बच्चन का, जो बकौल आपके पब्लिक रिलेशंस मैनेजर हैं हजरत नरेंद्र मोदी के। तो सर, यहाँ चौधरी शुजात साहब तो अमिताभ बच्चन को पाकिस्तान के दौरे की दावत दिए बैठे हैं, और शुमाई किस्मत अमिताभ बच्चन ने उस दौरे की दावत को कबूल भी कर लिया। उन्होंने फरमाया कि जी मेरी वालदा खुद लॉयलपुर में पैदा हुई थी, तो इसलिए मैं जरूर पाकिस्तान आऊंगा, और पाकिस्तान आकर के मैं अपने उन बीते दिनों को याद करूंगा। तो आपके ख्याल में हमारे सियासतदान जब इस लेवल पर कंफ्यूज हैं, हमारे लीडर्स जब इंडिया की दोस्ती में पाकिस्तानी अवाम से इस हद तक दुश्मनी मोल लिए बैठे हैं, तो एक आम आदमी को कसूरवार क्यों ठहराते हैं हम? जी, हम यही अर्ज कर रहे हैं कि आम आदमी का कसूर नहीं है इतना, क्योंकि जो उसका मीडिया है, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो जो कुछ उसके ऊपर उसको बमबारी की जा रही है, उस टेलीविजन के 60, 70, 100, 150 चैनल्स के जरिए हर घर में कम से कम 10, 12, 15 इंडियन चैनल आ रहे हैं। जब इस किस्म का कोई तूफान बरपा होता है, तो एक आम आदमी तो हकीकत है कि भेड़ बकरियों की तरह होते हैं, लेकिन असल शिकायत तो हमें पाकिस्तान के सियासी जमातों के साथ, पाकिस्तान की रियासत से, पाकिस्तान की अदलिया से है कि उन्होंने क्यों इजाजत दी इस बात की कि एक सॉफ्ट इन्वेजन हो, इससे पहले कि उनके टैंक दाखिल हो, वो हमारी जहनसाजी करके बैटल ऑफ हार्ट्स एंड माइंड्स, हमारे दिलों और हमारे दिमागों को खराब करके हमको इस बात पे कंफ्यूज कर दें कि हमारे बड़ों ने पाकिस्तान क्यों बनाया था, ये गलती हो गई थी, हमें दोबारा जाके भारत से शामिल हो जाना चाहिए। अल्ताफ हुसैन साहब तो ये तकरीर भी कर चुके हैं इंडिया जाकर, और ये डॉक्यूमेंटेड तकरीर है, इसमें कोई छुपाने की बात रह नहीं गई किसी की कि साहब पाकिस्तान का बनना तारीख का सबसे बड़ा ब्लंडर था, और हम अगर वापस आना चाहें तो इंडिया की एस्टैब्लिशमेंट हमें माफ कर दे और हमें वापस कबूल कर ले। नरेंद्र मोदी का भी यही ऑब्जेक्टिव है, अवामी नेशनल पार्टी का भी यही ऑब्जेक्टिव है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की जो जमातें जो पंजाब बेस्ड है, PMLN हो या PMLQ हो, ये पंजाबी सब नेशनलिस्ट बन के रह गई है, इनके नजदीक पाकिस्तान इंपॉर्टेंट नहीं है। ज़ैद अहमद साहब, ये फरमाइएगा कि हमने सियासतदानों की भी बात कर ली, हमने आवाम की भी बात कर ली, हमने हुकूमतों की भी बात कर ली, लेकिन हम मीडिया की गालिबन बात करना भूल गए। पाकिस्तान में मीडिया में भी तो कुछ लोग, कुछ दानिश्वर ऐसे हैं जो यकतरफा दोस्ती के गीत गाते हैं, जो हमें दिन रात ये कन्विंस करने की कोशिशों में लगे हुए हैं कि सब कुछ हो जाए मगर हमें अपने अफवाज के हाथों से असलहा लेकर उनको बांसुरी दे देनी चाहिए। जिस तरह से रोम जल रहा था और नीरू बांसुरी बजा रहा था, उस तरह से हमारी अफवाज को बांसुरी बजानी चाहिए, ताकि हर दूसरे दिन एक नया वाकया हो, इंडिया का जहाज आए, यहाँ पे जो चाहे करे और हमारी अफवाज बांसुरी बजाती रहे। तो आपके ख्याल में उन मीडिया ग्रुप्स को आप किस तरह से याद करेंगे? देखिए, पिछले कई बरस से ये बात, हम सुप्रीम कोर्ट में भी गए, हमने मीडिया में भी बात की, एक बहुत बड़ा मीडिया का तबका मेरी जानी दुश्मन भी है, और आपके कई बड़े बड़े टीवी चैनल्स हैं जिन पर मुझ पर पाबंदी है। आजादी सहाफत की बात करने वाले हमारी आवाज को दबाते हैं, क्योंकि हम उनके इस बात के खिलाफ बात करते हैं कि इंडिया की गुलामी, हिंदू मुशरिक की गुलामी बंद करो और पाकिस्तान के नजरिए पाकिस्तान के मुहाफिज बनो। इस बात पर पाबंदी लगा दी जाती है हमारे ऊपर। अब पाकिस्तान आर्मी ने, अल्लाह का फजल है, पहली मर्तबा पाकिस्तान आर्मी और ISI ने बाकायदा ऑफिशियली एक रेफरेंस भेजा है वजारत दिफा के जरिए पाकिस्तान की हुकूमत को। खुद ही हुकूमत ने हुकूमत के एक इदारे की तरफ रेफरेंस भेजा है कि जिसका काम है कि इस गद्दार मीडिया को बंद करो, और अगर हुकूमत वक्त वजारत दिफा, ISI और आर्मी के रेफरेंस पर अमल नहीं करती, फिर हुकूमत वक्त या गद्दार तस्वुर की जाएगी या ऐसी अहमक तस्वुर की जाएगी कि जो पाकिस्तान के मफादात का दिफा नहीं कर सकती, और इसको फिर तब्दील करना वाजिब हो जाएगा। तो बात यह है
کہ اب یہ بات کھل کے سامنے آ چکی ہے. جس طرح پاکستان کے مذہبی جماعتوں میں آپ کو اچھی طرح معلوم ہو گیا ہے کہ کون سی مذہبی جماعتیں پاکستان کے ساتھ کھڑی ہیں اور کون سی پاکستان کی ریاست کے خلاف جنگ کر رہی ہیں, نام اسلام کا سارے لیتے ہیں. اسی طرح صحافت میں بھی ہر کوئی آزادی صحافت کی بات کرتا ہے. کون پاکستان کے مفاد کے لیے کر رہا ہے اور کون صحافت کے نام پر بغاوت کر رہا ہے, اب یہ بات کھل کر سامنے آ گئی ہے. اور ہر طرح کے دشمنوں کو اب تلوار سے کچلنے کی ضرورت ہے. اس سے پیشتر کہ یہ طوفان جو اتنے عرصے سے ہمارے مشرق سے اٹھ رہا ہے ہماری سرحدوں کے اندر داخل ہو جائے. اکھنڈ بھارت کا خواب دیکھتے بھارت ماتا کے خوش فہم سپوتوں اور اغیار کے ایجنڈے پر عمل پیرا مقامی ایجنٹوں نے ریاست پاکستان کو دہشت گردی کا منبع ثابت کرنے میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی. تاہم اس پروگرام امن برابری کے ساتھ کے پیڈسٹل سے ہم ایک بار پھر دنیا پر یہ واضح کر دینے کے خواہاں ہیں کہ ریاست پاکستان امن کی پیامبر اور سلامتی کی سفیر ہے. ہمیں امن تو چاہیے مگر برابری کے ساتھ. اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت اب ختم ہوتا ہے. نور العارفین صدیقی کو اجازت دیجیے. فی امان اللہ.